हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे विलियन। विलियन में हमने पढ़ा था विलियन के प्रकार। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे सांद्रता। सांद्रता को व्यक्त करने की 3 विधियां हमने पढ़ ली थी। आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इन तीनों के न्यूमेरिकल्स, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स जो भी हैं, आपने सोल्व किए होंगे। एक आधा न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर आपको और बता करके देखो, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है कि 2% W/V NaCl के 500 ml, देखिए 2% W/V NaCl के 500 ml विलियन, 500 ml विलियन के निर्माण हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का एक क्वेश्चन है कि 2% W/V NaCl का 500 ml विलियन अपने को बनाना है। NaCl का जलीय विलयन बनाना है 500 ml और उसकी सांद्रता 2%। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है, ये 2% होनी चाहिए। तो आपको ये बताना है कि ये बनाने के लिए हमें कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो देखिए W/V प्रतिशतता का फॉर्मूला लगाते हैं हम। W/V प्रतिशतता बराबर, ये बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन गुणा सूत्र। W/V प्रतिशतता का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का आयतन इंटू 100। देखो प्रतिशतता आपको दे रखी है 2%। विलेय का द्रव्यमान ये अपने को ज्ञात करना है कि कितना विलेय पदार्थ NaCl कितना घोलना है। विलियन का आयतन ये हमें दिया हुआ है 500 ml, तो आप आसानी से विलेय का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान बराबर आप लिखेंगे W/V प्रतिशतता जो कि हमें दी हुई है 2%, इंटू विलियन का आयतन ये भी हमें दिया हुआ है 500 ml बटे 100 बराबर 10 ग्राम। ये इसका आंसर आ गया। अगर आपको 2% W/V प्रतिशतता वाला NaCl का 500 ml विलियन बनाना है तो इसके लिए आपको 10 ग्राम NaCl घोलना पड़ेगा, विलय करना पड़ेगा। एकदम से नॉर्मल इजी सी न्यूमेरिकल आते हैं इसके, जैसे ये एक नॉर्मल न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया, सेम इसी प्रकार से। तो आप इजीली इसके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उनको हल कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं सांद्रता को व्यक्त करने की अगली चौथी विधि। मोलरता, कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसको। ये हमने पहले 11th क्लास में भी पढ़ी है, मोलरता क्या होती है, और यहां पर आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। सेम वैसे ही है जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। देखो मोलरता किसे कहते हैं, सीधी सी परिभाषा है, 1 लीटर विलियन, ध्यान रखना है कितना विलियन लेना है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। यानी कि मान लीजिए आपके पास में 1 लीटर विलियन है, तो आपको यह देखना है कि उस 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ के कितने मोल घुले हुए। विलेय पदार्थ की इस बार अपने को ग्राम में या ml में मात्रा नहीं देखनी है, इस बार हमें देखने हैं विलेय पदार्थ के मोल। यानी 1 लीटर विलियन में
उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। समझ गए? देखिए इसका फॉर्मूला, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगी? विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, बटे में आ जाएगा विलयन का आयतन। ये है मोलरता का सूत्र, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो विलयन का आयतन है ये हमेशा लीटर में होना चाहिए, क्योंकि हमने परिभाषा में कहा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। इसलिए ध्यान रखना है कि जो विलयन का आयतन है वो हमेशा होना चाहिए लीटर में। अगर ये मिलीलीटर में दिया हुआ है तो उसको हम 1000 का भाग लगा करके लीटर में चेंज करेंगे। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, विलेय के मोल, किसी पदार्थ के मोल कैसे ज्ञात करते हैं? उसका द्रव्यमान बटे अणुभार। ध्यान होगा आपने पहले पढ़ा हुआ आपका 11th क्लास में भी, मोलों की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान, कि आपको कितने ग्राम पदार्थ दिया हुआ है, ग्राम में होती है द्रव्यमान की मात्रा। मोलों की संख्या बराबर होती है ग्राम में द्रव्यमान बटे अणुभार, ग्राम द्रव्यमान बटे अणुभार। तो विलेय के मोल, मोल की जगह पर आप ये सूत्र और रख सकते हैं इसमें। तो मोलरता का सूत्र देखो क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ये होता है ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। विलेय के मोल का हमने ये सूत्र इसमें रख दिया, बटे में क्या है? विलयन का आयतन। तो ये आप लिख देंगे यहां पर विलयन का आयतन, और ये होना चाहिए लीटर में। अगर ये आपको दिया हुआ मिल जाए मिलीलीटर में तो आप यहां पर मल्टीपल कर देंगे 1000। ये अपने पास में किसका सूत्र आ गया? मोलरता। विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का लीटर में आयतन, और अगर मिलीलीटर में है तो यहां पर आप 1000 और लगा देंगे। तो ये हो गई अपनी मोलरता। मोलरता के बाद में व्यक्त करने की अगली 5वीं विधि है मोललता। इसको हम लिखते हैं स्मॉल m के द्वारा। दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंट है, ध्यान रखना है, एक जगह कंफ्यूज न हो। मोलरता, ये है मोललता। मोलरता कैपिटल M से शो करते हैं, मोललता होती है स्मॉल m से। देखिए यहां पर हमने क्या कहा था? 1 लीटर विलयन। मोलरता की परिभाषा में हमने कहा था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, और यहां पर थोड़ा सा अंतर है, 1 किलोग्राम विलायक, बस ये अंतर है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, दोनों सेम हो गए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल मोलरता कहलाती है, और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल क्या कहलाते हैं? मोलरता। तो फॉर्मूला भी दोनों का सेम ही हो जाएगा। जहां पर विलयन का आयतन आ रहा था मोलरता में, वहां पर विलायक का क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा किलोग्राम में। समझ गए? देखो इसी सूत्र में मैं सेट करता हूं इसको। स्मॉल m बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन की जगह आप क्या लेंगे? विलायक का द्रव्यमान, बस ये चेंज करना है, बटे विलायक का द्रव्यमान, और ये किसमें होना चाहिए? किलोग्राम। ये देखिए किसका सूत्र आ गया यहां पर? मोललता। सेम ऐसे आप इसमें चेंज कर सकते हैं।
वही विलय के मोल का मान रख करके। तो ये हो जाएगा विलय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलय का अणुभार, और यहां पर क्या जाएगा विलायक का द्रव्यमान, और ये किस में आएगा किलोग्राम में। और अगर ग्राम में आ जाए तो आपको सेम वैसे ही ऊपर 1000 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। समझ गए? ये अंतर है दोनों में, मोलरता और मोलरता। आगे बात समझ, दोनों की परिभाषाएं, दोनों के फॉर्मूले सेम ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ध्यान रखना है आपको। मात्रक, मात्रक क्या होंगे दोनों के, देखिए मात्रक आप यहां से बना सकते हैं फॉर्मूले से, एकदम इजी है मात्रक बनाना। ये जैसे मोलरता का सूत्र है विलय के मोल बटे विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो यहां से आप इसका मात्रक बना सकते हैं। विलय के मोल बटे विलय का द्रव्यमान किसमें है, किलोग्राम में। तो मोलरता का मात्रक हो गया मोल प्रति किलोग्राम, ये हो गया है मोलरता का मात्रक, मोलरता की इकाई। सेम ऐसे ही मोलरता की इकाई, मोलरता की इकाई क्या होगी, फॉर्मूला देखिए विलय के मोल, विलय के मोल बटे, यहां पर हमने लिया था विलियन का आयतन लीटर में, बटे आयतन किसमें था, लीटर में। तो मोलरता की इकाई क्या हो गई, मोल प्रति लीटर, मोलरता की इकाई हो गई है मोल प्रति किलोग्राम। ये है मोलरता और मोलरता। आगे बढ़ते हैं। व्यक्त करने की अगली विधि है मोलंस, या आप इसको लिख सकते हैं मोल भिन्न। इसको अपन अक्ष के द्वारा शो करें, मोल अंश या मोल भिन्न। ये ध्यान रखिए विलयन में जितने भी अवयव, जितने भी घटक हैं, सबके लिए पृथक पृथक होती है। जैसे विलायक के लिए मोलंश अलग होती है, विलय के लिए अलग होती है। अगर विलय दो हैं तो दोनों की मोलंश भी पृथक पृथक होंगे, दो मोलंश होंगे पूरे। देखिए क्या होती है मोलंश, जैसे मान लीजिए हमने ये कोई विलयन बनाया और इस विलयन में मैंने दो पदार्थ बोल दिए ए प्लस बी। ये मान लीजिए अपना विलायक है A2 और बी है इसमें विलय पदार्थ। मान लीजिए आपने जो विलायक है A, इसके N1 मोल इस विलयन में घोल रखे। विलायक की कितनी मात्रा घोली है आपने, N1 मोल घोले इसमें। और जो विलय पदार्थ है मान लीजिए इसके आपने N2 मोल घोल दिए। विलायक के हमने N1 मोल घोले हैं और विलय के N2 मोल घोल दिए। तो देखो मोलंस क्या होती है, विलायक की अलग होगी, विलय की अलग होगी। होती क्या है, किसी अवयव के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस अवयव की मोल अंश या मोल भिन्न कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल और विलयन के कुल मोल, किसी अवयव के मोल और विलयन के कुल मोलों का अनुपात उस अवयव की क्या कहलाती है, मोल अंश। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया कि विलायक की मोल अंश है x1, तो x1 बराबर विलायक की मोल अंश बराबर, विलायक की मोल अंश किसे कहेंगे, विलायक के मोल और कुल मोलों का अनुपात। तो विलायक के मोल तो कितने हैं इसमें, देखो आपने कितने मोल लिए हैं N1, अनुपात कुल मोल कितने हो गए N1 प्लस N2। विलयन में टोटल इतना है, तो पदार्थ बोल रखा है ना आपने, N1 मोल इसके गोल रखे, N2 मोल इसके गोल रखे, तो कुल मोलों की संख्या हो गई N1 प्लस N2। यह आ गई है विलायक की मोल अंश। सेम ऐसे आप विलय के लिए निकाल सकते हैं। मान लो विलय की मोल अंश है x2, तो x2 विलय की मोल अंश बराबर हो जाएगी विलय के मोल, विलय के कितने मोल है N2 बटे कुल मोल। ये होती है मोल अंश, विलायक की मोल अंश, विलायक के मोल बटे कुल मोल,
विलेय की मोल अंश विलेय की मोल बटे कुल मोल। अगर आपके पास में यहां पर विलयन में मान लीजिए आपने ए बी प्लस सी एक तीसरा पदार्थ और बोल रखा है, और इस सी के मान लीजिए आपने N3 मोल बोल रखे हैं, तो भी आप इसी तरह से इसकी मोल अंश निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूं विलायक की मोल अंश बराबर विलायक के मोल तो उतने ही है N1 अनुपात कुल मोल, तो कुल मोल इस बार हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। अगर आपने 3 पदार्थ जोड़ रखे हैं तो तीनों का मोलों की संख्या जुड़ जाएगी। ऐसे ही विलय के लिए हो जाएगी, X2 का मान आ जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, और सेम ऐसे ही आप निकाल सकते हैं C की मोल अंश X3 बराबर N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ये होती है विलयन की मोल अंश या मोल। मान लो अपना जो विलयन है उसमें दो ही घटक हैं, विलेय और विलायक। विलेय की मोल अंश x1 बराबर है n1 बटे n1 प्लस n2, सॉरी विलायक की मोल अंश, और विलेय की x2 बराबर है n2 बटे n1 प्लस n। विलेय और विलायक दोनों की मोल अंश दे रखी है। यहां पर आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी मिश्रण, किसी भी विलयन में जितने भी घटक या जितने भी अवयव उपस्थित हैं उन सबकी मोल अंश का योग सदैव इकाई होता है। जैसे हमारे अपने पास में जो विलयन है उसमें दो पदार्थ हैं, विलायक है और विलेय, तो इन दोनों की मोल अंश का योग इकाई आएगा। देखिए कैसे, x1 प्लस x2 दोनों का योग कर रहे हैं, दोनों का योग कितना होगा, x1 का मान ये रख दीजिए n1 बटे n1 प्लस n2 प्लस विलेय की x2, ये x2 का मान रख दिया, जोड़ कर लीजिए दोनों, n1 प्लस n2 दोनों में कौन, सॉरी लघुत्तम आ गया, ऊपर बचा क्या है देखिए n1 प्लस n2 बटे n1 प्लस n2 बराबर कितना आएगा, 1, यानी x1 प्लस x2 बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर मिश्रण में 3 घटक हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो भी इन तीनों का योग भी हमेशा 1 ही होगा। 4 घटक हो चाहे 5 घटक हो, कितने भी घटक हो, सबकी मोल अंश का योग सदैव कितना आएगा, इकाई आएगा। सेम आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, जैसे हमने x1 प्लस x2 निकाला वैसे आप निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गई सांद्रता को व्यक्त करने की अगली विधि, मोल अंश या मोल भिन्न। तो ये थी अपने पास में कुछ सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां जिनके द्वारा आप सांद्रताओं को व्यक्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलयन की विलेयता के बारे में। विलेयता में अपन 2-3 प्रकार के विलयन पढ़ेंगे, जैसे द्रव्य में ठोस का विलयन पढ़ेंगे, द्रव्य में द्रव्य का विलयन पढ़ेंगे, और द्रव्य में गैस का विलयन। मोस्टली ये विलयन अपने दैनिक जीवन में ज्यादा यूज होते हैं, तो इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं द्रव्य में ठोस की विलेयता। समझ गए होंगे कि विलायक आपको क्या लेना है, कोई लिक्विड लेना है, द्रव्य लेना है, जैसे पानी ले लिया, और उसमें आपको बाहर से कोई ठोस पदार्थ घोलना है, ठोस पदार्थ आपको उसमें विलय करना है, तो उसकी विलेयता क्या होती है, किसे कहते हैं। आपको लेना है 100 ग्राम विलायक, और अपना विलायक इस बार द्रव्य है, ध्यान रखिए 100 ग्राम द्रव्य विलायक लेना है, और अपना विलेय कैसा होगा, ठोस होगा। तो किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव्य विलायक में ठोस विलेय पदार्थ ठोस है, अपना ठोस विलेय पदार्थ की अधिकतम घुली हुई मात्रा
कि आप इसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी मात्रा घोल सकते हैं। इस ठोस पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा, उसी को कहते हैं ठोस द्रव्य में ठोस का जो विलयन होता है उसकी विलेयता। समझ गए विलेयता क्या होती है? द्रव्य ठोस विलयन की विलेयता किसे कहेंगे? किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव्य विलायक में ठोस विलेय पदार्थ की घुली हुई अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी मात्रा घोल सकते हैं आप, उस अधिकतम मात्रा को ही कहते हैं विलयन की विलेयता। यानी निश्चित ताप पर आपको जैसे 100 ग्राम विलायक लेना है, जैसे मैंने 100 ग्राम पानी ले लिया और इसमें ठोस जैसे नमक घोल रहे हैं, तो आप निश्चित ताप पर उसको बिना गर्म या ठंडा किए हुए उसमें नमक घोलते जाइए, तो आप कितना नमक घोल सकते हैं उसमें? एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसमें नमक घुलना बंद हो जाएगा, फिर नमक नहीं घुलेगा उसमें। तो आपने 100 ग्राम पानी में कितने ग्राम नमक घोल दिया है? 10 ग्राम नमक घुला है, 20 ग्राम, 15 ग्राम, 40 ग्राम, कितने ग्राम नमक घुला है, उसी को कहते हैं विलेयता। सरल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि 100 ग्राम पानी में कितने ग्राम ठोस घुल सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितने ग्राम घुल सकता है, ज्यादा से ज्यादा जितने ग्राम घुल सकता है उसी को हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। समझ गए? ज्यादा से ज्यादा अधिकतम घोलने का मतलब आपने जो विलयन बनाया है वो संतृप्त विलयन बन गया है। संतृप्त विलयन जानते होंगे? अगर किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा घुलना बंद हो जाए, निश्चित ताप पर अगर आप द्रव्य विलायक में विलेय पदार्थ घोल रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है। जब विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाए उस स्थिति में अपने पास में जो विलयन होता है उस विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। यानी यहां पर हमने जो विलयन बनाया वो कैसा है? संतृप्त विलयन। तो दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव्य विलायक से निर्मित संतृप्त विलयन, 100 ग्राम द्रव्य विलायक से निर्मित संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। समझ गए? यह है द्रव्य में ठोस की विलेयता। द्रव्य पदार्थ विलायक है अपना और उसमें अपने को ठोस पदार्थ घोलने हैं। अब इसकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अगर द्रव्य पदार्थ में हम कोई ठोस पदार्थ घोल रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो उसकी विलेयता को प्रभावित करेंगे? प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, देखो इसके लिए आपको एक नॉर्मल कॉमन सी चीज ये ध्यान में रखनी है। एक कहावत है अपने कि समान समान को बोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, ये आपको ध्यान में रखना है। समान समान को बोलता है, ये अपने आगे की वीडियो में भी काम में आएगा। देखो प्रभावित करने वाला पहला कारक है विलायक एवं विलेय की प्रकृति। विलेयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक है विलायक और विलेय की प्रकृति, कि आप कौन से विलायक में कौन सा विलेय पदार्थ घोल रहे हैं, आपका जो विलायक है उसकी प्रकृति क्या है और उसमें जो ठोस विलेय पदार्थ घोल रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है। उन दोनों की नेचर, उन दोनों की प्रकृति क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि विलेयता कितनी होगी। ये हमने पहले 11वीं क्लास में भी मैंने आपको बताया था। यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए, सीधा सा है समान समान को बोलता है। यानी अगर आपका विलायक ध्रुवीय प्रकृति का है, विलायक कैसा है? ध्रुवीय प्रकृति का है, तो उसमें ध्रुवीय प्रकृति के विलेय पदार्थ ही ज्यादा घुलेंगे। मतलब विलायक और विलेय की प्रकृति अगर सेम होगी तो ज्यादा घुलेंगे। जैसे ध्रुवीय विलायक अपना हो गया जल, तो इसमें जल एक ऐसा विलायक है, ध्रुवीय विलायक है। इसमें ध्रुवीय जो विलेय पदार्थ है, ध्रुवीय विलेय पदार्थ जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, ये ज्यादा घुलेंगे जल में, क्योंकि विलायक भी ध्रुवीय है और ये सारे विलेय भी कैसे है? ध्रुवीय। दोनों सेम हो गए, समान समान को बोलता है, यानी विलायक और विलेय दोनों की प्रकृति अगर सेम है, दोनों ध्रुवीय ध्रुवीय, तो ज्यादा घुलेंगे।
और अगर दोनों ही अध्रुवीय हैं तो भी उनकी विलेयता ज्यादा होगी। अगर विलायक भी अध्रुवीय है और विलेय भी कैसा है, अध्रुवीय, तो भी विलेय की जो विलेयता है वो अधिक होगी। लेकिन अगर दोनों की प्रकृति अपोजिट होगी एक दूसरे की, जैसे विलायक ध्रुवीय हो गया, विलेय अध्रुवीय, तो वो विलेय पदार्थ कम घुलेगा उसमें। या विलायक ध्रुवीय है, विलेय अध्रुवीय, या ये ध्रुवीय हो गया, विलायक अध्रुवीय हो गया। अगर दोनों की प्रकृति अलग होती है तो उस स्थिति में विलेयता कम होती है, विलेय पदार्थ है वो विलायक में कम से कम घुलेगा। अध्रुवीय विलायक अगर आपने कोई लिया है, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस तरह के अगर आपने विलेय पदार्थ लिए अध्रुवीय है, तो ये जैसे अध्रुवीय विलायक हो, जैसे आयोडीन, आयोडीन एक अध्रुवीय विलायक है, सल्फर ये भी अध्रुवीय विलायक है और ये अध्रुवीय विलेय पदार्थ है। तो ये अध्रुवीय विलेय पदार्थ इन अध्रुवीय विलायकों में ज्यादा उड़े और ये ध्रुवीय विलेय पदार्थ इन ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा उड़े। तो सीधी सी है, विलायक और विलेय की प्रकृति इसकी समान, हमेशा समान को ही घोलता है, लाइक डिसॉल्वर लाइक। इसके अलावा जो ध्रुवीय प्रकृति वाले, इनमें जो विलेय पदार्थ है ये कितना घुलेगा, एक तो प्रकृति पर निर्भर करेंगे, प्रकृति के साथ साथ जालक एंथैल्पी, ये अपना पढ़ा हुआ है जालक एंथैल्पी 11वीं क्लास में, और जलयोजन एंथैल्पी, इन पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे ये नहीं कि ये सभी मान लीजिए ध्रुवीय विलेय पदार्थ है तो ये इनकी सबकी जल में विलेयता समान नहीं होगी, इनकी विलेयता डिपेंड करेगी जालक एंथैल्पी और जलयोजन एंथैल्पी पर भी डिपेंड करेगी। हालांकि जो जल है ध्रुवीय विलायक उसमें ज्यादा घुलेंगे, अगर किसी अध्रुवीय विलायक में घोल रहे तो कम घुलेंगे, लेकिन सारे बराबर नहीं घुलेंगे, कोई कम घुलेगा कोई ज्यादा घुलेगा, और ये डिपेंड करेगा इन पर। जालक एंथैल्पी का मान जितना कम होगा और जलयोजन एंथैल्पी का मान जितना ज्यादा होगा वो विलेय पदार्थ जल में उतना ही ज्यादा घुलेगा। जालक एंथैल्पी का मान होना चाहिए कम से कम, न्यूनतम, और जलयोजन एंथैल्पी का मान होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम। उस स्थिति में ध्रुवीय विलेय पदार्थ है वो ध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलता है। और अगर जालक एंथैल्पी का मान ज्यादा हो, जलयोजन एंथैल्पी का मान कम हो, उस स्थिति में ध्रुवीय विलेय पदार्थ है वो ध्रुवीय विलायक में भी कम विलेय होगा, कम घुलेगा, या अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो हो सकता है कि वो जल में या ध्रुवीय विलायक में बिल्कुल से भी विलेय न हो, घुले ही। तो ये था प्रभावित करने वाला पहला कारक, विलायक और विलेय की प्रकृति। सीधा सा आपको ध्यान में रखना है कि समान समान को बोलते हैं, विलायक और विलेय दोनों की प्रकृति अगर समान होगी तो दोनों ज्यादा घुलेंगे, अगर दोनों की प्रकृति अपोजिट होगी तो दोनों कम घुलेंगे। प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है टेम्परेचर, तापमान। इसके लिए अपने को ला साकेलिए का नियम ध्यान में रखना, जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। देखो, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या हो गया, विलयन। ये विलयन का निर्माण भी दो प्रकार से हो सकता है, एक तो हो सकता है उष्माशोषी और दूसरा हो सकता है उष्माक्षेपी। जैसे अपन ने 11वीं क्लास में साम्य अवस्था में पढ़ा था, ला साकेलिए नियम के अनुसार पढ़ा था कि अगर किसी साम्य अवस्था में किसी अभिक्रिया के ताप में वृद्धि कर दी जाए तो जो अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में जाएगी या पश्चिम दिशा में जाएगी, सेम वही बताना। अगर अभिक्रिया उष्माशोषी तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि करने से साम्य आगे जाएगा, तो अपना ये साम्य भी आगे जाएगा, आगे जाने का मतलब ज्यादा बढ़ेगा, यानी विलेयता बढ़ेगी। सीधा सा तरीका। उष्माशोषी, उष्माशोषी प्रक्रम के लिए ताप में वृद्धि करने से विलेयता में वृद्धि होगी क्योंकि साम्य आगे जा रहा है। और उस समय हमने पढ़ा था कि उष्माक्षेपी प्रक्रम, उष्माक्षेपी प्रक्रम के ताप में अगर वृद्धि की जाए तो जो साम्य है वो पीछे की तरफ आ जाएगा। पीछे की तरफ आने का मतलब विलयन में से विलायक और विलेय अलग अलग हो रहे हैं, दोनों घुल नहीं रहे हैं, यानी विलेयता कम हो रही है। यही आपको यहां पर बताना है। उष्माशोषी प्रक्रम के लिए जैसे आप ताप में वृद्धि करेंगे तो जो विलेयता है
इसमें भी वृद्धि हो जाएगी। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, इसके लिए अगर आप ताप को बढ़ाएंगे तो जो विलेयता है उसमें कमी हो जाएगी। ये सेम आपको जैसे आपने 11th क्लास में बताया था ला-सातिले नियम के अनुसार, सेम वैसे बताना है कि ला-सातिले नियमानुसार अगर विलेय और विलायक से निर्मित विलयन ऊष्माशोषी प्रकृति का है तो ताप में वृद्धि करने से साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होता है, अर्थात विलेयता में वृद्धि होती है। और यदि विलयन ऊष्माक्षेपी प्रकृति का है तो ताप में वृद्धि करने से साम्य पश्च दिशा में विस्थापित होता है, अर्थात विलेयता में कमी होती है। जैसे ऊष्माशोषी का उदाहरण, जैसे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो विलयन है वो ऊष्माशोषी है। पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, एक आधा उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। और सेम ऐसे ही ऊष्माक्षेपी का, जैसे लिथियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके विलयन कैसे होते हैं? ऊष्माक्षेपी होते हैं। तो ये दूसरा इफेक्ट हो गया टेम्परेचर का, तापमान का इफेक्ट। बस ये दो ही प्रभावित हैं ठोसों की द्रव्यमान विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। एक आपको इसमें अपवाद ध्यान में रखना है टेम्परेचर वाले में। अपवाद है ग्लोबल लवण, इसको आपको अलग से ध्यान में रखना है। ग्लोबल लवण कौन सा होता है? सोडियम सल्फेट का डेकाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं ग्लोबल लवण। अगर इसका आप जलीय विलयन बना रहे हैं और इसके जलीय विलयन को अगर आप गर्म कर रहे हैं, ताप में वृद्धि कर रहे हैं, तो ताप में वृद्धि करने से शुरू में इसके ताप में अगर आप वृद्धि करेंगे तो विलेयता में भी वृद्धि होती है शुरू में। कब तक? 32.4 डिग्री सेल्सियस तक। अगर आप इसका ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता भी बढ़ेगी। लेकिन इससे ज्यादा ताप पर अगर आपने टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक कर दिया है तो उसके बाद में टेम्परेचर में वृद्धि करने से विलेयता में कमी होने लगती है। यानी ताप बढ़ाने से शुरू में विलेयता बढ़ती है 32.4 डिग्री तक और उसके बाद में विलेयता कम होने लगती है। और इसका कारण है ग्लोबल लवण में उपस्थित ये जल के अणु 10H2O क्रिस्टलन का जल, ये क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर ये 10H2O यहां से सोडियम सल्फेट में से अलग होना प्रारंभ कर देते हैं। यानी 32.4 डिग्री पर ये 10 जो H2O है ये बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। और अगर ऑलरेडी बाहर जल निकल रहा है तो उस स्थिति में विलेयता है वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम होने लगेगी। तो ये हमने विलेयता के बारे में पढ़ा। पहले प्रकार का विलयन, ठोस को द्रव में घोल रहे थे तो उसकी विलेयता को प्रभावित करने वाले अपने पास में दो कारक थे, दोनों कारक हमने पढ़ लिए। ये उनमें एक अपवाद है ग्लोबल लवण। फिर उसके बाद में आगे हम देखेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। अगले वीडियो में पढ़ेंगे किसी गैस को अगर द्रव में घोल रहे हैं तो उसकी विलेयता किसे कहेंगे और कौन कौन से कारक हैं जो कि उसकी विलेयता को प्रभावित करेंगे। ये सभी चीजें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।